औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, तो कल फिर हम लोगों ने एक वीडियो फॉर्म के ऊपर अपना चैप्टर कंप्लीट किया। तो चैप्टर के अंदर कोई सवाल, हमारा एक टॉपिक वहां से रहता है दैट इज एनुअल रिटर्न। तो वो हम लोग किसी भी टाइम पे उसको कवर अप कर लेंगे, मगर उसके अलावा क्वार्टरली अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और वो जो शुरू में एक मैप डिस्कस हुआ था, क्या वो चीज क्लियर है? कुछ सवाल है तो पूछें। सर मुझे ऑथेंटिकेशन वाले में से एक चीज पूछनी थी कि पूछें। अगर अगर प्राइवेट सिर्फ कंफर्म कर दीजिएगा, ये सही है? अगर प्राइवेट कंपनी का केस होता है तो हमने एफिडेविट साइन करना होता है, तो वो एफिडेविट चीफ एग्जेक्टिव वाले केस में, चीफ एग्जेक्टिव विद वन डायरेक्टर के केस में सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव साइन करेगा, और अगर दो डायरेक्टर वाला केस है तो एक डायरेक्टर? ऐसे ही ठीक है सर। देखो, प्राइवेट कंपनी वो जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है, ठीक है, जिसका शेयर कैपिटल भी बहुत ही कोई गया गुजरा सा है, उस केस में ये होता है कि वो लोग फिर ना तो इसका ऑडिट करवाते हैं और ना ही इसका वो जो प्रॉपर अकाउंट्स है उसको वो करते हैं। तो उस केस में वो कहते हैं कि जनाब एफिडेविट दे दें, और फिर उसको चीफ एग्जेक्टिव साइन करता है, और अगर वो ना हो तो फिर दो डायरेक्टर साइन करते हैं। ठीक हो गया? यस। चल, कोई और सवाल, कोई और बात, एनीथिंग? आज का हमारा एरिया बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा भी है। चैप्टर नंबर 9 सिर्फ 2 पेजेस का है। तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो फौरन से पूछ लें। अदरवाइज फिर हम लोग इस एरिया को स्टार्ट करें। जी, ऑल क्लियर? शुरू करूं फिर डिविडेंड्स की बात? डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड्स डिविडेंड्स क्या होते हैं, क्या कहानियां हैं, आइए इसको देखते हैं। डिविडेंड्स का क्या मतलब होता है? अगर आप लोग मुझे कुछ बता सकें, कुछ आसान सा मतलब, अगर आपके पास इस एरिया की कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है। डिविडेंड्स किसे कहते हैं? बेनिफिट्स को, ठीक है, गुड। रिटर्न को, अच्छा, बेनिफिट्स, रिटर्न, प्रॉफिट, यानी कि शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसे पे जो हमने उसको कमा के दिया, जो हमने उसको प्रॉफिट कमा के दिया, उसमें से जो उसका हिस्सा है, दैट इज डिविडेंड। दैट इज डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना डिविडेंड कहलाता है। शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले जो हम इन रिटर्न पे कर रहे हैं,
दैट इज डिविडेंड। क्या हर कंपनी ने डिविडेंड देना है? क्या हर कंपनी ने डिविडेंड देना है? हर वो कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए बनी है, हर वो कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए बनी है और वो अपने कमाए हुए प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, यस, उसके पास ये पावर है कि वो डिविडेंड देगी। तो ये पावर हर कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर होती है, हर कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर होती है। यस, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि डिविडेंड पे नहीं करती, जैसे 42 सेक्शन वाली कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वहां पे मना। मगर मैंने कहा कि वो कंपनी बनी ही क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और अंडर सेक्शन 42 जो कंपनी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसका काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो हर वो कंपनी जो कि प्रॉफिट की नीयत से बनी है, जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस पे लाजिम है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। ये इम्प्लाइड पावर है। क्या ये इम्प्लाइड पावर खत्म की जा सकती है? यस, अगर आप अपने मेमोरेंडम में और अपने आर्टिकल्स में लिख दें कि जनाब अब से हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे, तो ठीक है। अगर स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपका मेमोरेंडम, आपके आर्टिकल्स डिविडेंड देने में, तो फिर आपको मना किया जा सकता है। अदरवाइज हर कंपनी के पास, वो कंपनी जो कि प्रॉफिट कमा रही है, इम्प्लाइड पावर है कि वो प्रॉफिट्स को डिविडेंड की शक्ल में शेयर होल्डर्स को दे। ये जो डिविडेंड हम दे रहे हैं, ये डिविडेंड इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। यानी कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश या कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में दे सकते हैं, या हम इन काइंड दे सकते हैं। इन काइंड क्या है कि हम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बतौर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। इस चीज को समझते हैं, इस चीज को। हमने क्या कहा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि हमने ये पढ़ा जनाब कि डिविडेंड दो फॉर्म्स में दिया जा सकता है, कैश, और जब मैं कैश कहता हूं इसका मतलब है कि थ्रू बैंक। कैश का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको वो नोट दे रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है थ्रू बैंक। तो कैश फॉर्म में या इन काइंड, और इन काइंड इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। क्या मतलब? ये कंपनी है, कंपनी का नाम है OW लिमिटेड। OW लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ABJ लिमिटेड के अंदर। ये ABJ लिमिटेड क्या है? ये एक लिस्टेड कंपनी है, और OW के पास इस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की भी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इनके पास इतने सारे शेयर्स हैं, ये सारे शेयर्स हैं। OW ने साल के पीछे डिविडेंड देना। जब इन्होंने देखा कि इनके पास कैश अवेलेबल है, तो पता ही चला कि कैश तो है मगर अगले साल ये कैश इस्तेमाल होगा, तो वो सोच में पड़ गए कि बताएं अब डिविडेंड दें तो दें कैसे। उनको याद आया कि हमारे पास ABJ जो कि लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर्स मौजूद है, तो हम ये कुछ शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, उनके नाम पे इशू कर सकते हैं।
तो शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो बतौर डिविडेंड वो ये शेयर्स भी दे सकती है, या वो नॉर्मल तरीके से कैश बतौर डिविडेंड देती है। तो दोनों ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी कौन सी है? OW लिमिटेड, यानी कि ये। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आई। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और कुछ आसान बातें पहले करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो कहता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में पेमेंट सिर्फ और सिर्फ आपने कैश फॉर्म में देनी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा। सिर्फ क्या होगा? आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे। यानी कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके पास तमाम शेयर होल्डर्स का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो उस बैंक अकाउंट के अंदर फंड्स को ट्रांसफर करेगा। जैसे आप लोग नहीं ट्रांसफर करते हैं पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो लिस्टेड कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली डिविडेंड दिया करेगी। अदर देन लिस्टेड, जब मैं अदर देन लिस्टेड की बात करता हूं तो शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो इन 3 तरीकों में से किसी भी तरीके से डिविडेंड ले सकते हैं। यानी कि लिस्टेड कंपनी में कोई ऑप्शन नहीं है, लिस्टेड कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली देना है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना है। मगर अदर देन लिस्टेड ऑप्शंस हैं कि वो इन 3 में से कोई भी एक मोड को चूज कर लें। क्या वो क्रॉस चेक कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मोड चूज कर लें, या डिविडेंड वारंट चूज कर लें। देखें, क्रॉस चेक क्या है? क्रॉस चेक केस के आपके घर डाकिया आएगा और आपके नाम पे चेक बना होगा, और वो चेक सिर्फ आपके ही अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। दैट इज क्रॉस चेक। डाकिया आएगा, आवाज लगाएगा, कहेगा यार कंपनी ने डिविडेंड इशू किया तुम्हारे नाम पे, और आके अपना खत ले लो। उस खत में क्या हो सकता है? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक आपके नाम पे बना होगा, आपके ही अकाउंट में डिपॉजिट होगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट लेट सपोज नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करवा सकता हूं? जब अकाउंट ही नहीं है तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तो हो नहीं सकता। तो अगर अकाउंट नहीं है या किसी और रीजन की वजह से आप अपने बैंक में डिविडेंड नहीं लेना चाह रहे अदर देन लिस्टेड में, तो आपके पास डिविडेंड वारंट की एक ऑप्शन मौजूद होती है। डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट क्या है? एक कागज आएगा आपके पास, मच सिमिलर टू चेक। एक कागज आएगा, इस कागज पे आपका नाम लिखा होगा, आपके पास जितने शेयर्स हैं वो लिखे होंगे, आपकी डिविडेंड की अमाउंट लिखी होगी, और कहा होगा कि कंपनी में आके ये कागज दिखा के आप हमसे डिविडेंड अपना क्लेम कर लीजिए। यानी कि कंपनी में चल के आए, हमें कागज दिखाएं और हम आपको डिविडेंड कैश की शक्ल में दे देंगे। कैश भेजेंगे नहीं, उस खत में कैश डाल के नहीं भेजेंगे, क्योंकि चांसेस हैं कि वो फिर रास्ते में चोरी ना हो जाए। तो कंपनी क्या करती है, अगर उसके पास अकाउंट नहीं है या वो बंदा बैंकिंग चैनल से डिविडेंड नहीं लेना चाह रहा, तो वो वारंट इशू कर देती है और आप वारंट दिखा के अपना डिविडेंड ले सकते हैं। और तीसरा वही इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये तो आपको पता है। शेयर होल्डर्स अपनी ऑप्शन किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। किसके शेयर होल्डर्स? अदर देन लिस्टेड। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी में ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। लिस्टेड कंपनी में कंपल्शन है। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करते हैं तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल अकाउंट्स भी चल रहे हैं, जैस कैश, इजी पैसा, वहां पे भी किया जा सकता है।
बस वो आपके नाम पे होना चाहिए, आपके आईडी कार्ड पे होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। तो शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो रिप्रेजेंटेशन देके अपना तरीकाकार बदल सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात है, मैं समझ रही। इसको अगर मैं मजीद ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आऊं तो एक लिस्टेड कंपनी है, एक अदर देन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, अदर देन लिस्टेड ऑप्शंस, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक हो गया। और यहाँ पे शेयर होल्डर के पास चॉइस है, ऑप्शन है कि वो इसको चेंज कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो सोच ले और चेंज हो जाएगा, उसको वो चेंज रिटर्न रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कंपनी को कि भाई नेक्स्ट टाइम से आपने मुझे डिविडेंड इस तरीके से भेजना है। डन, ये बात हमें समझ है। अब वापस चलते हैं ऊपर। लॉ ये कहता है कि डिविडेंड जो आपने देना है वो आपने कमाए हुए प्रॉफिट से देना, अर्नड प्रॉफिट से देना। आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है, कमाया है, उससे देना है। किसी अनरियलाइज्ड गेन से आपने प्रॉफिट नहीं देना। क्या मतलब? आपने एक प्लॉट परचेज किया था 2 मिलियन का, 3 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन से बढ़ के 3 मिलियन हो गई। कितने का गेन हुआ आपको? कितने का गेन हुआ आपको? 1 मिलियन का गेन हुआ। क्या ये गेन पैसों की शक्ल में आपके पास आ गया? क्या ये गेन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया? क्या इस गेन के तहत मैं वो करेंसी देख पा रहा हूँ? क्या नोट मेरे पास आए? क्या मैं इस गेन को विड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं, ये मेरा अनरियलाइज्ड गेन है। तो इस तरह के गेन में से डिविडेंड नहीं जाता। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम अनरियलाइज्ड गेन। ये बात याद रखनी पहले बच्चों कि डिविडेंड को मैं अनरियलाइज्ड गेन से नहीं निकाल सकता। और अनरियलाइज्ड गेन कब आता है? उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि अनसोल्ड हो और उस पर रीमेजरमेंट हो रही हो, उसको रीवैल्यू करवाया जा रहा हो और वहां पे जो गेन आए वो मेरी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि मैंने लेकर रखी हुई है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके ऊपर अगर कोई गेन आ रहा है तो मैं उस गेन से डिविडेंड नहीं दे सकता। फिर कानून ये भी कहता है कि अगर एक कंपनी का बिजनेस है प्रॉपर्टी सेल परचेज करना। अच्छा, कंपनी लॉ में जब भी वर्ड प्रॉपर्टी आता है ना, इसका मतलब होता है फिक्स एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट्स। तो अगर एक कंपनी फिक्स एसेट्स खरीदती है, फिक्स एसेट्स बेचती है, तब तो ये क्या बन जाएगी? इन्वेंटरी। बट अगर एक कंपनी का ये बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस कोई और है और उसने डिविडेंड देने की खातिर अपने दीवार पे लगा एसी बेच दिया, अपने दीवार पे लगा एसी बेच दिया, मैं बता रहा हूं, उसने दीवार पे लगा एसी बेच दिया
तो वो एसी जो उसने बेचा है, जो उससे गेन आया है, क्या ये गेन उसकी सेल है? क्या मैं इसको इनकम स्टेटमेंट में बताओ सेल काउंट करूंगा? मैंने अपना माइक्रोवेव बेच दिया, मैंने अपनी मशीनरी बेच दी, मैंने अपना प्लॉट बेच दिया, हालांकि मेरा काम कुछ और है, मगर मैं डिविडेंड देने की खातिर अपनी कंपनी के एसेट्स बेच रहा हूँ, या मैं बिके हुए एसेट से जो मुनाफा आया उसमें से डिविडेंड देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा भाई ये मजाक नहीं। क्यों? क्योंकि कल को ये हो सकता है कि अगर लॉस आए और डायरेक्टर्स ये बोलें कि यार हमें अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है, तो क्यों ना अपने एसेट्स बेच के इनको डिविडेंड दे दिया जाए। तो वो एक बहुत गंदी, एक बहुत ही आप कह लें कि अजीब सा रिवाज पड़ जाएगा। तो डिविडेंड को आप उस प्रॉफिट से नहीं दे सकते जो आपने कमाया है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि फर्नीचर्स का काम करती है, एक कंपनी फर्नीचर्स का काम करती है। अच्छा, ये कंपनी, इसने क्या किया, इसने अपने 5 एयर कंडीशनर्स को बेचा, और ये जो उसके एसीज लगे हुए हैं, क्या ये इसकी इन्वेंट्री है? नहीं, ये क्या है, ये इसके फिक्स एसेट्स हैं। उसने एसीज को बेचा और उस एसीज को बेचने से जो मुनाफा आया, उसने कहा मैं इस मुनाफे में से डिविडेंड देना चाहती हूँ। तो कानून क्या कह रहा है? नो डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ दोज प्रॉफिट्स जो कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से आए। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? फिक्स एसेट्स। ठीक हो गया। अब इस फर्नीचर बनाने वाली कंपनी की इन्वेंट्री क्या होगी, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। इस फर्नीचर बनाने वाली कंपनी की इन्वेंट्री क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर। अच्छा, नॉर्मली क्या हम फर्नीचर को फिक्स एसेट मानते हैं? क्या नॉर्मली फर्नीचर्स को फिक्स एसेट्स के अंदर रखा जाता है? अब कहते हैं ना फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स। हाँ, अब देखना ये है कि अगर तो वो फर्नीचर उसकी इन्वेंट्री है, अगर तो वो फर्नीचर क्या है, उसकी इन्वेंट्री है, तो अब ये IAS 16 में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? IAS 2 के अंदर। और जब ये IAS 2 में चला गया, इट मीन्स कि ये मेरा स्टॉक है और इस स्टॉक को बेचना मेरा काम है, और इस स्टॉक को बेचने से जो मैं इनकम कमा रहा हूं, मैं उसमें से डिविडेंड दे सकता हूं। अगर मेरी कंपनी का बिजनेस ही उस एसेट की सेल परचेज है, मैं इन्वेंट्री फिक्स एसेट्स, सॉरी, मैं ये जो इन्वेंट्री है फर्नीचर्स की, ये परचेज करता हूँ और बेच देता हूँ, या बना के बेच देता हूँ, तो मेरी बाइंग एंड सेलिंग यही है, मेरा काम यही है, मेरा बिजनेस यही है, और इसमें से जो मुझे मुनाफा आ रहा है, यस, मैं वो उसमें से अपना डिविडेंड दूंगा, उसमें से अपना डिविडेंड दूंगा। मगर साथ एंड लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? एंड से मुराद है कि ये दोनों शर्तें फिर पूरी होनी चाहिए। शर्त नंबर 1 क्या है? कि वो फिक्स एसेट ना हो, मेरी इन्वेंट्री हो, और मैं उस इन्वेंट्री को बाय एंड सेल कर पाऊं। ठीक है। दूसरी शर्त जनाब ये है, जो कि अक्सर कंफ्यूज करती है, ये जो प्रॉफिट मुझे फर्नीचर बेच के आएगा, अगर तो मुझे सारा ही प्रॉफिट आ रहा है तो गलत है, क्योंकि हर वो बिजनेस जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट आ रहा हो वो हलाल नहीं होता, वो हराम हो जाता है। तो मुझे ये प्रॉफिट एडजस्ट करना है किसी ना किसी लॉस के साथ, यानी कि बिजनेस में अगर सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है तो गलत,
मुझे ये प्रॉफिट एडजस्ट करना है लॉस के साथ, यानी कि प्रॉफिट में से लॉस माइनस करना है, और जो बाकी पैसे बचेंगे वहां से मैं डिविडेंड दे सकता हूं, वहां से मैं डिविडेंड दे सकता हूं। कब? जब वो मेरी इन्वेंट्री है, जब वो मेरा IS2 के अंदर क्लासिफाई हो रहा है और वो IS16 में क्लासिफाई नहीं हो रहा। एक फर्नीचर वाली शॉप में जितने भी फर्नीचर्स पड़े होंगे बेचने के लिए वो IS2 में आएंगे, मगर वो फर्नीचर जो कि वो दुकानदार इस्तेमाल कर रहा है वो उसके लिए IS2 नहीं है, वो उसके लिए IS16 है। दीवार पे लगा हुआ AC IS16 है, डेस्क पे लगा हुआ कंप्यूटर IS16 है, मगर जो सामान बेचने के लिए पड़ा हुआ है वो उसका IS2 है। तो हाँ, जो चीज बेचने के लिए पड़ी हुई है, बेचने से जो मुझे प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं डिविडेंड दूंगा, मगर उस प्रॉफिट में से मुझे फिर लॉस को एडजस्ट करना है, क्योंकि वो बिजनेस जो कि सिर्फ मुनाफा कमा के दे वो हलाल बिजनेस नहीं होता। जी आपने फर्नीचर बेचा, उस पर लॉस आ गया, ये भी लॉस है। मेरा स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे चला गया, ये भी लॉस है। तो किसी भी तरह का लॉस अगर वो सेल से आ रहा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। टेक्निकली वो लॉस क्या कर रहा है, वो आपकी कमाई को हलाल कर रहा है। हर वो कारोबार जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है वो हलाल नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी हैं। क्या तीनों बातें क्लियर है? हम लोगों ने पढ़ा कंपनी के पास एक इम्प्लाइड पावर होती है डिविडेंड पे करने की, अनटिल और अनलेस मेमोरेंडम आर्टिकल्स रोकना दें। डिविडेंड कैश में होगा या इन काइंड होगा। इन काइंड अगर कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर्स है, और दूसरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए? लिस्टेड। इसका अगर शेयर्स पड़े हुए तो वो बतौर डिविडेंड पे किए जा सकते हैं। फिर लिस्टेड कंपनी सिर्फ फंड्स ट्रांसफर करेगी, और अदर देन लिस्टेड के पास 3 ऑप्शंस हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन वाली बात हम लोगों ने पढ़ी। तो मुझे बताइए क्या ये बातें क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक ऑल डन? ऑलराइट। अब जनाब 2 तरह के डिविडेंड्स होते हैं, 2 तरह के डिविडेंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फाइनल डिविडेंड, और एक होता है मेरे पास इंटरिम डिविडेंड। नाम से जाहिर है, फाइनल कहते हैं ऐसा डिविडेंड जो कि मैं उस प्रॉफिट से दूं जो प्रॉफिट मेरी फाइनल अकाउंट्स में आ रहा है, और वो फाइनल अकाउंट्स क्या है? ऑडिटेड। वो फाइनल अकाउंट्स क्या है? ऑडिटेड। और इंटरिम, अगेन नाम से जाहिर है, ऐसा डिविडेंड जो कि मैं पे कर रहा हूं इंटरिम प्रॉफिट से, यानी कि अभी फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ और मैं साल के दरमियान खड़ा होके डिविडेंड देने लगा हूं। साल पूरा नहीं हुआ, ड्यूरिंग द ईयर मैं डिविडेंड दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। तो ये क्या है? साल के आखिर में। कौन सा साल? फाइनेंशियल ईयर। अब इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड ये कौन प्रपोज करता है? ये प्रपोज करते हैं आपके डायरेक्टर्स।
डायरेक्टर्स इसको प्रपोज करते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स बता देते हैं कि यार हमें लग रहा है कि इतना डिविडेंड होना चाहिए, और वो अपनी प्रपोजल मेंबर्स को भेज देते हैं। अब मेंबर्स के पास लॉ ने बड़ा मजे का राइट दिया, उन्होंने कहा है कि यार तुम इस प्रपोजल को एज इट इज रख सकते हो, यानी कि जो डायरेक्टर्स ने कहा तुमको ओके हमें भी एग्री है, तुम उसको कम कर सकते हो, तुम्हें अगर लग रहा है कि डायरेक्टर ने ज्यादा डिविडेंड दे दिया है तो मेंबर्स उसको चाह के कम कर सकते हैं। बट अगर तुमको लग रहा है कि डिविडेंड कम है और ज्यादा होना चाहिए तो ये मजाक नहीं है। तो लॉ ने क्या किया, लॉ ने कहा डायरेक्टर्स तुमने प्रपोज करके उनको अपनी प्रपोजल भेज देनी है, वो चाहे तो उसको एज इट इज अप्रूव कर लें, चाहे तो उसको रिड्यूस कर लें, मगर वो उसको बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। और अगर उनको लग रहा है कि यार ये कम है और हम नहीं बढ़ा सकते तो फिर वो रिजेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो उनके पास 3 ऑप्शन है, मेंबर्स के पास 3 तरह की ऑप्शंस मौजूद है, जैसा है वैसे की बुनियाद पे कबूल कर लें, कम कर लें, या सिरे से रिजेक्ट कर दें। और ये रिजेक्शन क्यों करेंगे, जब उनको बढ़ाने का दिल चाह रहा होगा मगर बढ़ाने की ताकत उनके पास नहीं होगी। ठीक हो गया। प्रपोज किसने किया था, डायरेक्टर्स ने। अप्रूव किसने किया, मेंबर्स ने। मेंबर्स ने कब अप्रूव करना है, एजीएम। मेंबर्स ने कब अप्रूव करना है, एजीएम पे। एजीएम क्या होती है, साल की आखिरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। जब मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया तो अप्रूवल के बाद ये डिक्लेयर किया जाएगा, एजीएम पे पढ़ के सुनाया जाएगा, और उस डिक्लेरेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर आपने पे कर देना है, 15 दिनों के अंदर अंदर। और जब हम लोग दिन की बात करते हैं तो दिनों का मतलब है वर्किंग डेज। और वर्किंग डेज क्या होते हैं, वो डेज जिसमें बैंक्स ओपन रहते हैं, वो वर्किंग डेज कहलाते हैं। तो फाइनल डिविडेंड कौन प्रपोज कर रहा है, डायरेक्टर्स। अप्रूव कौन कर रहा है, मेंबर्स। मेंबर्स या तो एज इट इज अपना लें, कम कर लें, रिजेक्ट कर दें। क्या वो बढ़ा सकते हैं, मेंबर्स सारा काम कहां पे करेंगे, एजीएम। जब मेंबर्स अप्रूव कर दें तो ये डिक्लेयर किया जाएगा, और उस डिक्लेरेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर ये पे हो जाना चाहिए। 15 दिन कौन से, 15 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज। अगर मैं इंटरिम की बात करूं तो इंटरिम में प्रपोज कौन कर रहा है, डायरेक्टर। वहां पे कौन प्रपोज कर रहा था, डायरेक्टर। वहां पे अप्रूव कौन कर रहा था, मेंबर। यहाँ पे अप्रूवल उस तरह नहीं होती, डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और खुद ही से पे भी कर देते हैं। और जब उन्होंने प्रपोज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो एंड ऑफ ईयर से पहले पहले उनको पे कर देना चाहिए। यहाँ पे वो उस तरह की वो नहीं है, बिफोर एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर, ये बात समझ आई। तो ऊपर क्या है, 15 दिन। इंटरिम के ऊपर 10 दिनों का कॉन्सेप्ट आता है। ये 10 दिनों के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे 10 दिन कहां से काउंट करने हैं, ये सुनिए। ये डिपेंड करता है कि बुक क्लोजर हुआ है या नहीं, यस और नो। ये बुक क्लोजर क्या होता है ये हम बिल्कुल एंड पे देखेंगे।
बट फॉर वेरी ईज फाइनल के लिए 15 दिन है, इंटरम के लिए 10 दिन है। यहाँ तक बात समझ आ गई? बुक क्लोजर क्या है अभी हमें नहीं पता, अभी हमने सीखना है। तो ये 2 पॉइंट्स अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई? आसान सी बातें, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है जी, हमने कहा था कि 15 दिनों के अंदर अंदर पे कर देना और इंटरम 10 दिनों के अंदर अंदर पे कर देना। अगर पे ना हो तो क्या क्या पेनल्टी लग सकती है? यहाँ पे कानून ने ये नहीं कहा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, नहीं, उन्होंने पेनल्टी बता दी है। यहाँ पे एक रूल याद रख लें, जिस तरह 1 to 5 होता है ना मोटरसाइकिल, ये है 5 to 5, ये 5 to 5 का रूल है। और पता है ICAP को ये रूल और ये सर्कमस्टांसेस बहुत पसंद है। ICAP ने बेतहाशा दफा इनमें से सवाल निकाला है पास्ट पेपर्स में। आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ICAP को ये दोनों सेक्शंस कितने पसंद है। ये 5 to 5 का रूल क्या है कि अगर डिविडेंड उतने टाइम में पे नहीं हुआ तो एनीवन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज पड़ सकती है। चीफ एग्जीक्यूटिव में बी फाइंड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 मिलियन, यानी कि जो कंपनी का CEO है उसको 5 मिलियन का फाइन पड़ेगा, और ये 5 मिलियन वो अपनी जेब से पे करेगा, कंपनी के पैसों में से पे नहीं करेगा। उसको कैद हो सकती है 2 साल तक, एक्सटेंड टू 2 ईयर, यानी कि मैक्सिमम 2 साल तक, और अगले 5 सालों के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएगा कि वो किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सके। तो बहुत हैवी पेनल्टी लॉ ने यहाँ पे दी है, 5 मिलियन, 2 साल, 5 साल। 5 मिलियन तक का जो जुर्माना है, कैद है 5 साल, कैद है 2 साल तक की, और वो इनएलिजिबल है कि वो अगले 5 साल किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। बट कानून है ना, उसने कहा कि यार अगर तो तुम्हारे पास कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं जिससे तुम्हें पेमेंट करने में डिले आ रहा है, तो देखो क्या वो सर्कमस्टांसेस इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर हैं तो इन द फॉलोइंग केसेस तुम वो डिविडेंड अगर टाइम पे नहीं भी दे रहे तो काम चल सकता है। बस तुम्हें SSCP को पहले से बता देना, उससे प्रायर अप्रूवल ले लेनी। कब? डिक्लेरेशन के 45 दिनों के अंदर। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम टाइम पे नहीं कर पाओगे तो डिक्लेरेशन के 45 दिनों के अंदर अंदर उनसे इजाजत ले लो डिविडेंड विद होल्ड करने की या टाइम पे ना पे करने की। क्या रीजंस हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ लगा हुआ, कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ लगा हुआ। डाकिया डिविडेंड देने गया था मगर जिस गली में घर था उस गली के बाहर कोविड प्रोटोकॉल्स लगे हुए, ना कोई उस गली में आ सकता है ना कोई उस गली से जा सकता, उस गली में जंग हो रही है। किसी भी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो ये आपका मसला नहीं है, ये मसला कानून का है। आपने SSCP को डिक्लेरेशन के 45 दिनों के अंदर अंदर बता देना, और अगर आपने ये बता दिया तो इट मींस कि वो 5 to 5 वाली पेनल्टी आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं शेयर होल्डर ने, मगर वो इंस्ट्रक्शंस एज सच फॉलो नहीं हो पा रहे, कैन नॉट बी फॉलो। फर्ज करें आपको शेयर होल्डर ने कहा था कि यार तुमने पुराने मंदिर के पीछे काली घाटी के पास आके मुझे ये पैसे देकर जाने हैं। अब आपको ना तो पुराना मंदिर मिल रहा है ना आपको पुरानी घाटी मिल रही है, तो आप पैसे दे तो कहाँ पे दे। शेयर होल्डर्स ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी हैं जिसपे आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर अगर आप
उसका डिविडेंड होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसको नहीं पहुंच पा रहा, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस आपने ये साबित करना होगा केस कोर्ट में कि आप तो कंप्लाई करना चाह रहे थे मगर वो कंप्लायंस पॉसिबल नहीं हो पा रही। फिर अगर कोई डिस्प्यूट है, लेने वालों में झगड़ा है, एक बाप के 3 बेटे हैं और वो तीनों बेटे पहले से ही प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हैं, इतने में अगर डाकिया डिविडेंड लेके पहुंच जाए तो वो तो उस डाके की जान ले रहे। छोटा कहेगा मेरा है, दरमियाना कहेगा मेरा है, बड़ा कहेगा मेरा है। तो अगर कोई डिस्प्यूट है कि किसको ये डिविडेंड मिलना चाहिए, उस केस में उसको विदहोल्ड किया जा सकता है। अगर तो डिस्प्यूटेड है तो फिर उसको विदहोल्ड कर सकते हैं। या अगर आपने उस बंदे से कुछ पैसे रिकवर करने हैं, लेट्स सपोज डिविडेंड बना 70,000 रुपए का और आपने जब चेक किया तो आपने उस बंदे से 80,000 रुपए लेने थे, तो ठीक है, आप उसके 80,000 बकाया में से 70,000 रुपया काट सकते हैं, कंपनी विद हेल्ड कर सकती है, और जो बाकी बचा फिर वो पे कर दे, और अगर बाकी नहीं बचा तो फिर कुछ ना पे करे। तो अगर कोई सम रिकवरेबल है तो वहां से भी कटौती हो सकती है। और फिर जो कानून को सबसे पसंदीदा बात लगती है, एनी अदर रीजन। भाई हुआ ये कि सीईओ बड़ा परेशान पहुंचा एसडीपी के पास और कहा कि यार डिविडेंड में टाइम पे नहीं करता है। उसने कहा क्या इन बातों में से कोई ऐसी बात है जो तुमने देखी हो? उसने कहा ना तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में मसला है, ना इंस्ट्रक्शंस में मसला है, ना राइट्स में मसला है, ना सम रिकवरेबल है कोई, मेरी अपनी नाअहली थी जिसकी वजह से मैं पे नहीं कर पाया, बट खुदारा मुझे बचा दो। एसडीपी कहेगा कोई मसला नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो। ड्यू टू एनी फॉल्ट, जो कि अगर उसको लगे कि ठीक है तो वहां पे भी आप पे पेनल्टीज अप्लाई नहीं होंगी। अभी एनी फॉल्ट कुछ भी हो सकता है, और अगर एसएससीपी इस बात को मान ले तो ओके, तो ओके। तो उसमें अगर चीफ एग्जीक्यूटिव एक आमों की पेटी लेके चला जाए और कहे कि यार डिविडेंड इस दफा डिक्लेयर टाइम पे नहीं हो पाया, ये पकड़ो आम की पेटी, मुझे बचा लेना, तो वो फिर इस 5वें पॉइंट के अंदर ला के उसको बचा सकते हैं। क्योंकि 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि 4 बातें तो ऊपर लिखी हुई है, उन चारों से हट के कोई और बात है जिसकी वजह से ये डिविडेंड डिले में गया, तो वो भी हम काबिल कबूल कर लेंगे। और उस वक्त भी विदहोल्ड किया जा सकता है कि जब पूरा प्रॉपर एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना किए, तो कंपनी उस टाइम पे भी रोक सकती है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई परेशानी तो डिस्कस कर लें। चैप्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं करता। हमारा एक टॉपिक रह गया, अभी उसको भी देखते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल, कोई मसला, एनीथिंग? हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, हुआ क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव आमों की पेटी लेके गया और कहा कि यार ये मुझे बचा लेना। एफसीपी ने कहा कोई मसला नहीं, आने दो। जब मुद्दा उठा तो एसएससीपी ने कहा कि भाई कंपनी के पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं था, कंपनी का डाकिया ढूंढता रहा, वो बंदा नहीं मिला, या बंदे ने गलत एड्रेस दिया हुआ था, या उसका आईडी कार्ड मैच नहीं कर रहा था, कोई भी और रीजन एसएससीपी यहाँ पे लगा के उस सीईओ को बचा सकता है। क्यों? क्योंकि पीछे आमों की पेटी काम कर रही। आज तक इतनी हैवी पेनल्टी नहीं लगी किसी को, क्यों? क्योंकि ये 5वां रीजन उसको आगे बचाएगा। तभी तो आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ बार बार आमों की पेटी। यही बात तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी हैवी सजा मिलती नहीं है मगर मौजूद है।
तो वो बच जाता है। अगर सजा के अंदर उसने 5 मिलियन पे करना है तो क्यों ना वो उससे कम पे करके बच जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। हमने यहां पे एक पॉइंट होल्ड किया है, अब उसको देखते हैं। बुक क्लोजर, ये बुक क्लोजर क्या होता है इसको समझते हैं, मगर उससे पहले बताइए ऑल डन, ऑल क्लियर। कभी कभी क्या होता है, कंपनी बहुत परेशान हो जाती है। कंपनी में आए दिन नए से नए मेंबर्स आ रहे होते हैं, आए दिन शेयर्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, शेयर्स खरीदे जा रहे होते हैं, शेयर्स बेचे जा रहे होते हैं, बहुत हलचल होती है। शेयर्स खरीदे जा रहे होते हैं, शेयर्स बेचे जा रहे होते हैं, काफी ज्यादा हलचल होती है। दो वर्ड्स हैं, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है मेंबर। जरा मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर? अगर आपके जहन में डिफरेंस आ रहा है तो शेयर होल्डर में और मेंबर में क्या डिफरेंस? शेयर होल्डर ओनर होता है, तो मेंबर क्या होता है? मेंबर क्या है? क्या क्या मेंबर के पास शेयर्स नहीं होते? क्या मेंबर उस वक्त मेंबर नहीं कहलाते जब उसके पास शेयर्स हैं? अब सुनो, सुनो, मिस्टर रोज के पास OW लिमिटेड के शेयर्स हैं। मिस्टर रोज के पास OW लिमिटेड के क्या हैं? शेयर्स। ये रोज चाहता है कि अपने शेयर्स बेच दे। इसको मिला मिस्टर पेटल। इसने मिस्टर पेटल से कहा, क्या तुम OW लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहते हो? पेटल ने कहा हाँ हाँ, दे दो। वो ये रोज ने सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे बताइए शेयर्स किसके पास है? जो शेयर सर्टिफिकेट है वो रोज के पास है या पेटल के पास है? पेटल के पास है। पेटल कहलाएगा शेयर होल्डर, यानी कि वो शख्स जो कि शेयर्स को होल्ड कर रहा है। क्या कंपनी को पता है कि रोज के पास अब शेयर्स नहीं है? क्या कंपनी को पता है कि अब शेयर्स रोज के पास नहीं है? क्या कंपनी में जाके ये शेयर्स ट्रांसफर हुए? क्या कंपनी के रिकॉर्ड्स में चेंज हुआ? नहीं। कंपनी के रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है? किसका नाम आ रहा होगा? रोज का। किसका नाम आ रहा होगा? रोज का। तो मेंबर वो शख्स कहलाता है जिसके पास शेयर्स भी हो और वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी उसी का नाम आ रहा हो।
अगर पेटल कोई मीटिंग अटेंड करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में रोक लिया जाएगा कि भाई ये शेयर्स तो रोज की मलकियत में, तुम कौन? समझ आई? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। मेंबर कौन? जिसके पास शेयर्स तो हैं ही हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में भी उसका नाम आ रहा है। यस। नहीं, मेमोरेंडम में जरूरी नहीं है, मेमोरेंडम तो एक दफा हो गया ना। आगे जब जब शेयर्स ट्रांसफर होंगे तो कंपनी के पास रिकॉर्ड्स भी साथ साथ अपडेट कराते होंगे। मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबर्स का नाम आ रहा होता है, जो शुरू में आते हैं। जो लोग शुरू में आ गए वो तो सब्सक्राइबर्स बन के मेमोरेंडम में शामिल हो गए, मगर जो बाद में शेयर्स खरीद रहे हैं, जो सब्सिक्वेंटली आ रहे हैं, वो मेमोरेंडम में नहीं आते। वो फिर कंपनी के पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है, वहां पे शो हो रहे होते हैं। शुरू वाले सब्सक्राइबर्स मेंबर्स होते हैं, मगर वो स्टार्टिंग है। मैं उसके बाद की बात करूं, साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगले महीने, अगले दिन, अगर कोई नया बंदा आ गया है और वो कंपनी बनने के बाद आया, तो अब वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो शेयर होल्डर है। और अगर वो नाम भी करा लेता दर्ज रजिस्टर के अंदर, तो वो मेंबर बन जाएगा। अब होता ये है कि जब भी कंपनी ने डिविडेंड देना होता है तो वो देखते हैं कि रजिस्टर के अंदर किसका नाम आ रहा है। अब अगर रोज ने अपने शेयर्स पेटल को ट्रांसफर कर दिए और कुछ दिन के बाद डिविडेंड इशू हो जाए, तो वो डिविडेंड पेटल को मिलेगा या रोज को मिलेगा? कंपनी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम होगा? रोज का। मगर शेयर्स किसके पास है? पेटल के पास। मगर मिल किसको रहा होगा डिविडेंड? रोज को। तो इस चीज को खत्म करने के लिए बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पे आता है मेरा बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझें। कंपनी क्या करती है, मेंबर्स का जो रजिस्टर होता है ना, उसको बंद कर देती है, क्लोज कर देती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। और कंपनी कहती है कि हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक कोई भी नए मेंबर को ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। किसी भी तरह की शेयर्स ट्रांसफर की रिक्वेस्ट हम लोग हैंडल नहीं करेंगे। कंपनी बकायदा अखबार में इश्तेहार देती है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक कंपनी की जो बुक्स हैं वो बंद है, और इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन मेंबर है और उनके नाम डिविडेंड जाएगा। हम इस टाइम के अंदर कोई नया मेंबर ऐड या लेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि होगा ये कि कंपनी अभी वारंट और चेक बना के हटेगी तो पता चलेगा कि जनाब ये बंदा चेंज हो गया है। अब पिछला कैंसिल करेगी, नया बनाएगी। तो कंपनी ने अपना एंड साफ रखा है, आसान रखा है। उसने वो टाइम पीरियड ही क्लोज कर दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर जब हम लोग डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, तो जो जो लोग उस रजिस्टर में आ रहे हैं वही माने जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं माना जाएगा। ये क्यों किया जाता है? ताकि कट ऑफ लगा लिया जाए, ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन कौन उस टाइम तक मेंबर है या नहीं। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आज अनाउंस किया और कल बुक्स को क्लोज कर दिया। कंपनी कम से कम क्लोजर से पहले 7 दिनों का नोटिस देती है, ताकि जिस जिसने चेंज करवाना है वो आके करवा ले। जिस जिसने चेंज करवाना है वो आके करवा ले। कम से कम 7 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है कि हम 7 दिनों के बाद बुक्स को क्लोज करने लगे हैं। जब बुक्स क्लोज हो जाएंगी फिर हम किसी की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, जब तक ओपन है तब तक आप आके चेंज करवा सकते हैं। कंपनी पूरे साल में मुख्तलिफ बुक क्लोजर्स कर सकती है, मगर किसी भी साल में मैक्सिमम 30 दिनों से ऊपर बुक क्लोज नहीं की जाएंगी। 30 दिनों से ऊपर बुक्स क्लोज नहीं की जाएंगी। अगर आप ये टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हैं तो यस, आप फर्दर 15 डेज उसमें ऐड कर सकते हैं एससीपी भाई साहब को अप्लाई करके। लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि उसके शेयर्स हर जगह पे होते हैं, तो वो अखबार में नोटिस भी देगी, एक अंग्रेजी और एक उर्दू अखबार में कम से कम एक।
इशू। तो बुक क्लोजर क्या है? वो टाइम पीरियड जिसके अंदर कंपनी कोई इस तरह की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करती कि अब हम अपने शेयर्स आगे ट्रांसफर करते हैं। बुक क्लोजर करने से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, और अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो अखबार में कम से कम एक इश्तेहार भी देती है, अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी और उर्दू अखबार में उर्दू, डेली न्यूज़पेपर जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है, यानी कि उसकी रीच अच्छी खासी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई बुक्स क्लोज होने वाली हैं। जिसने जो चेंज करवाना है वो उस टाइम पीरियड से पहले पहले करवा ले। जी, पूरे साल में मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे बुक्स क्लोज की जा सकती हैं, और मैक्सिमम जो टाइम है बुक्स क्लोज करने का कंबाइन पूरे साल में वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी 7 दिन का कर लिया, कभी 6 दिन का कर लिया, कभी 4 दिन का कर लिया, वो जो कंबाइंड टाइम है पूरे साल में वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप अप्लाई कर दें एससीपी को और 15 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हैं, मगर नॉर्मल रूल क्या है? 30 दिन पूरे साल में। बुक्स सिर्फ इसी वजह से क्लोज नहीं होती, और भी रीजंस होती हैं, तो कंबाइंड टाइम देखा जाएगा और वो 30 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी? तो अब जब आपको बुक क्लोजर समझ आ गया है तो ये आखिरी बात समझ लें जो हमने होल्ड की थी इंटरिम के केस में। इंटरिम के केस में क्या होगा कि अगर तो बुक्स क्लोजर हैं तो बुक्स क्लोजर के 10 दिनों के अंदर अंदर पे कर दिया जाएगा, और अगर बुक्स क्लोज नहीं हो रही तो जैसे ही डायरेक्टर ने अनाउंस किया उसके 10 वर्किंग डेज में डिविडेंड चला जाना चाहिए। और वर्किंग डेज क्या होते हैं? जब बैंक्स ऑपरेशनल होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 में लिखी हुई हैं। 2 पेजेस का है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं करता। आपने आज के आज ही इसको तैयार कर लेना, ताकि इसके बाद आपके पास जो 4 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 9 और 11। कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर, और जब वो कर लेंगे तो ग्रेड ए और ग्रेड डी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेड ए में कौन कौन से थे आपको याद होगा? 1 2 और 5, और डी में कौन से थे? 9 और 11। तो कल मैं 5 करवाऊंगा आपको, तो इसके बाद आपके 5 चैप्टर्स और 2 ग्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? एक नोट लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। लिस्टेड कंपनी के केस में ये इंश्योर किया जाएगा कि जो बुक क्लोजर है वो अप्रूवल से 15 डेज पहले जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको बस याद रखिएगा। ठीक हो गया? तो इसको याद करें सुकून के साथ। 2 पेजेस है, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, आसान सी बातें हैं, समझ आपको आ गई है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। और हम लोग कल मिलते हैं मजीद बातों के साथ ऑन शेयर्स। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।